दोस्तों नमस्कार। 4 PM नेटवर्क पे 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं, ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो ऑब्वियसली काफी चर्चा में है। एक ये बात है, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी साहब की यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा, अब वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है। वो 30 जनवरी को जाके समाप्त होगी और वो जम्मू और कश्मीर से अपनी पदयात्रा जो है वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि हमने 2 दिन पहले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उन सब का एक साक्षात्कार जो हमने किया था, बातचीत की थी, और वो क्या व्यूज रखते हैं वो भी हमने आपको सुनाए थे। अब आज जो है हम स्वागत करना चाहेंगे हम माजिद हैदरी साहब का, जो जम्मू कश्मीर के बहुत पुराने, मतलब वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आपने उनको बहुत सारी टीवी डिबेट्स में बहुत बार आप देख रहे होंगे, देखते ही रहते हो कि वो वहाँ बिल्कुल होते हैं, एनालिस्ट भी हैं। और राजनीति और समाज नीति जो है, सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो जम्मू कश्मीर का है, उनको बहुत करीब से जो है माजिद साहब देखते हैं। तो हमने आज उनसे गुजारिश की कि साहब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी आइए और हमारे दर्शकों को भी जो है आप थोड़ी जानकारी दीजिए कि भाई वहाँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली, यात्रा को लेकर भी, वहाँ जो अभी सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो है उसको लेकर भी, और कुछ फिर उसमें कुछ और 2-3 सवाल और खुलेंगे तो वो भी उनसे पूछेंगे हम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वाजिद भाई 4 PM पे और दस्तक पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला है आज हमारे लिए। जी, शुक्रिया मयूर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाजिद साहब, ये एक तो ये इससे शुरुआत करते हैं आपसे बात करने की कि अब ये जो यात्रा इनकी आप ये जम्मू कश्मीर में चल रही है राहुल गांधी साहब की, इस यात्रा के क्या मायने निकलते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? चाहे फिर वो नफरत छोड़ो वाली बात उनकी है, वो एंगल पकड़ लें, या फिर आप जो अभी की वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो पकड़ लें, और उसके साथ साथ कांग्रेस की खुद की जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो आज की तारीख में जमीनी स्थिति है उसको भी देख लें। तो मायने कैसे देखते हैं आप, ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, अगर हम बात करें कि प्रोफेशनली, तो हमें इसे पॉलिटिकली देखना नहीं चाहिए भारत जोड़ो यात्रा को, क्योंकि राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये सियासत की, ये राजनीति की यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ने की यात्रा है। हाँ, जम्मू कश्मीर में जो जोड़ी जा रही है चीज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए जी। महत्वपूर्ण है, सबसे पहले कांग्रेस वापस जुड़ रही है। जो कांग्रेस 2-3 महीने पहले टूट गई थी, जब गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस से निकले और उनने अपनी पार्टी उसके बाद बनाई। इनफैक्ट उनने अपनी अभी पार्टी बनाई भी नहीं थी, तो लोग कांग्रेस से निकल गए और आजाद साहब के साथ चले गए। तो उसमें से बहुत से लोग वापस जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा चीज जो है, जो जम्मू कश्मीर के जो रीजनल जो हमारे राजनेता थे, वो पीडीपी से हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी पार्टी से हो, उनको एक सेंटर की तरफ से कोई समर्थन नहीं बड़ा मिल पाया था 2019 से, जब से यहाँ का धारा 370 हटी थी। तो पहली बार एक बहुत बड़ा आउटरीच हो रहा है, एक बहुत बड़े जुलूस की सूरत में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और जिस तरीके का उन्हें जम्मू में वेलकम मिला है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। देखिए, सबसे पहले उन्हें वहां के जो वहां कठुआ के सबसे बड़े जो चौधरी लाल सिंह, जो डोगरा कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर हैं, वो थे, डॉक्टर फारूक साहब थे, बाकी से तो तमाम की तरफ से उन्हें वहां पे समर्थन मिला और राहुल गांधी जी आए अंदर। और उसके बाद जो सबसे खास चीज हुई कि जो कश्मीरी पंडित जो हैं, जिनकी की हालत 2019 के बाद जो टारगेटेड किलिंग्स यहाँ पे शुरू हुई, और बिलखसूस अभी तो कुछ तकरीबन 5-6 महीने से पंडित भाई हमारे जो है वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं जम्मू में, कि उन्हें सुरक्षित जगह पे नौकरी दी जाए, वो कहीं पर टारगेट किलिंग का निशाना नहीं बनने चाहते। तो वो भी उनके पास गए, राहुल गांधी जी के पास खुद से गए, और फिर राहुल गांधी जी कल भी उनसे मिलने गए थे कैंप में, सांबा इलाके में। और जम्मू में अब उन्हें इनविटेशन आया है पंडित कम्युनिटी की तरफ से कि नहीं, आप हमारी भी आके हमारी बात सुनिए कि हमारी क्या परेशानी, हमें फाके लग रहे हैं, हम सड़कों पर मर रहे हैं इस वक्त, हमारा कोई सुन नहीं रहा है। तो राहुल गांधी जी को और उनकी कांग्रेस को भारत जोड़ो से जम्मू कश्मीर में एक बूस्ट मिला है, जो कि अपेरेंटली भी दिख रहा है, बिल्कुल। जी ये जो सर आप कह रहे हैं माजिद भाई कि आपने ये बड़ी, मतलब हमको ऑब्वियसली ये सब चीजें यहाँ बैठे बैठे पता नहीं होती है, तो ये थोड़ा आई ओपनर बात आपने कह दी कि पंडित कम्युनिटी जो है वो सड़कों पे है, फाके में है, और अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। ये जो आप कह रहे हैं ये ऑब्वियसली हम नहीं जानते यहाँ पे, जो आपने कहा अभी।
जी, अगर आप चाहते हैं मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्या जी मामला जी चल रहा है जी पंडित भाइयों का। जी, बिल्कुल जी बिल्कुल देखिए, क्या बिल्कुल। है कि जब से टारगेटेड किलिंग शुरू हुई कश्मीरी पंडितों की, तो उसके बाद एक वो पैकेज है कि सरकार की प्राइम मिनिस्टर पैकेज है जिसमें आपको नौकरी करनी है कश्मीर में, उसे कहता हूं बंधुआ पैकेज। बंधुआ मजदूर जैसे होते हैं ना, बंधुआ पैकेज है, क्योंकि उस पैकेज में इस एम्प्लॉय ने लिख के देना होता है उस टाइम, हाँ जी मैं जाऊंगा और कश्मीर में नौकरी करूंगा। लेकिन अब 3 साल जी से क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, और ऐसी किलिंग हो रही है कि सरकारी दफ्तर में घुस के, पहली दफा 30 वर्षों में राहुल भट्ट को सरकारी दफ्तर में घुस के मारा गया। 30 साल में कभी नहीं हुआ था, 90s के दशक में भी कभी किसी पंडित को सरकारी दफ्तर में घुस के नहीं मारा गया था, लेकिन अब की बार मारा गया पिछले वर्ष 2022 में। तो ऐसा एक असुरक्षा का माहौल बन गया कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए कि उन्होंने कहा भाई जान है तो जहान है, हम यहाँ कैसे नौकरी करें। अब इंसानियत का भी एक तकाजा बनता है कि अगर उनकी जान को खतरा है, 2 दर्जन के करीब हमारे पंडित भाई मारे गए हैं, अगर इस तरीके का हाल है, तो अगर उनकी डिमांड थी सरकार से कि भाई हमें सुरक्षित जगह रखो, या तो सुरक्षा दो या सुरक्षित जगह रखो, दो ही ऑप्शन होते हैं। अब सरकार बिल्कुल। सुरक्षा तो दे नहीं पा रही है, पैदर पे बेचारे पंडित भाई मारे गए हमारे यहाँ पे। मक्खनलाल बिंद्रू साहब 30 वर्षों से यहाँ दवाई की दुकान खुलेआम चलाते थे, कभी उनने किसी से हमला नहीं किया, 2 वर्ष पहले वो भी मारे गए। तो जब ऐसा असुरक्षा का माहौल है कश्मीर में, अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही तो उन्हें सुरक्षित जगह पे रखो। नहीं, वो भी नहीं रख पा रही। अब तो क्या हुआ, हमारे पंडित भाई जब तंग आ गए तो वो पिछले 5-6 महीने से जम्मू में एहतजाज पर हैं, सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं 24 घंटे। बल्कि हालत तो कश्मीरी पंडित भाइयों की ऐसी है कि ऐसी दर्दनाक है ना कि सच में तरस आता है कि पिछले दिनों एक पंडित भाई एहतजाज में ही मर गया है। उसके पेरेंट की डेथ हो गई। दूसरा पंडित भाई जिसके पास पैसा नहीं, जब 6 महीने से तनख्वाह भी सरकार, और एक बात, जम्मू कश्मीर की सरकार उन्हें अब तनख्वाह भी नहीं दे रही 6 महीने से, कि अगर तुम लोग नौकरी नहीं आओगे तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। मगर नौकरी नहीं आओगे कि क्या मतलब, बंधुआ मजदूर बन के कश्मीर आओ और अगर गोली लगी मरोगे, भाई हम तो बचा नहीं पा रहे, तुम्हें आना है कश्मीर। तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। सड़कों पर मर रहे हैं कश्मीरी पंडित, बिल्कुल सड़कों पर फाके लग रहे हैं। अब 6 महीने से जिस पंडित के घर में खाने के लिए तनख्वाह नहीं मिली, उसका घर कैसे चलेगा। एक के बाप का किडनी का इलाज था, वो नहीं हो पाया, दूसरा कोई बेचारा मर गया, तो बहुत सी परेशानी है उनकी। तो पहली दफा कोई जो व्यक्ति है जो सेंटर की तरफ से आया, मेंबर पार्लियामेंट है राहुल गांधी जी, सिर्फ गांधी परिवार का हिस्सा नहीं, मेंबर पार्लियामेंट है, सांसद है, तो कोई उनके सुनने के लिए आया और वो खुद से बोल रहे हैं भाई हमारी बात सुनो, आगे दिल्ली में पहुंचाओ कि हमें आप हमारी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो। तो पंडितों का भी एक बहुत बड़ा उनको इस वक्त बूस्ट मिल रहा है पंडितों के, कि उनकी जो सुनवाई है, जो उनकी बात है, वो कांग्रेस के हाथ में आ रही है। और कांग्रेस को भी भाजपा के खिलाफ, क्योंकि आखिरकार क्या होता है, दो पार्टीज के बीच राजनीति होती है, तो कांग्रेस के हाथ में राजनीति का बहुत बड़ा हथियार पंडितों की पीड़ा को लेकर के आया है। क्योंकि ये ऐसी पीड़ा है जिसपे हर इंसान रोएगा, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं भाई। 6 महीने से आप पंडित भाइयों को तनख्वाह नहीं दे रहे, उनके घर में चूल्हा नहीं चल रहा, आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे, सुरक्षित नौकरी नहीं दे पा रहे, तो सरकार कर क्या रही है पंडितों के लिए। और उन पंडितों के लिए जिसके लिए भाजपा की सरकार कह रही थी, भाजपा की सरकार का यह कहना था कि हम जी सीएए को ला रहे हैं, सीए आएगा, उसके बाद क्या होगा कि जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू भाई हैं उन्हें हम यहाँ पे नागरिकता देंगे। अरे भाई, आप पहले अपने घर के कश्मीरी पंडितों का हाल देखो ना, उन्हें आप कहीं सुरक्षा दो, बाद में अब बाकियों का देखो। तो वैसा माहौल जो बन गया, तो कांग्रेस के हाथ में बहुत बड़ा कार्ड है। सीए के रिलेटेड भी, एनआरसी के रिलेटेड भी, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है, तो पंडितों की वजह से ये गेम चेंजर बन जाएगा राहुल गांधी जी। मजीद में कोई कोई आइडिया है क्या कि कितने पंडित अभी वहां होंगे जम्मू कश्मीर में, अंदाजन, अगर कोई अंदाजे से अगर बता पाए तो। जी देखें, तब के जो आंकड़े हैं, करीब 4.5-5 लाख के करीब पंडित भाई चले गए थे तब। जी तो 20 चले गए थे जम्मू कश्मीर छोड़ के, तो वो सब बाहर ही थे, ज्यादातर जम्मू में बेचारे रहते हैं। हाँ, यहाँ कोई 20-25 हजार रहते थे, कुछ 20-25 हजार पंडित जो थे, जो सब प्राइम मिनिस्टर पैकेज में रहते थे, उसके बगैर रहते थे, वो लोग रहते थे। लेकिन जो जी पिछले 2 वर्ष में बिलखसूस जो असुरक्षा बन गई, जब टारगेटेड किलिंग हुई, जब आपका वो पंडित भी मारा गया जिस पर 30 वर्षों में किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, जब पंडित सरकारी दफ्तर के अंदर मारा गया जिसके बाहर पुलिस की सुरक्षा थी, जब एक कश्मीरी पंडित अपने बाग में भी मारा गया जहां वो 30 वर्षों से रहता था और बाहर उसकी सुरक्षा थी, तो यहाँ सुरक्षा का क्या हाल है। सुरक्षा का तो यहाँ पे कोई माहौल ही नहीं है। और एक बात है, देखिए, कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग्स हैं, केवल हिंदू भाई नहीं मारे जा रहे, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जम्मू कश्मीर में असुरक्षा है। और अभी तक हम कहते थे असुरक्षा कश्मीर में है। भाई, अभी तो राजौरी में पहले जनवरी को 7 लोग हमारे डोगरा भाई, हिंदू भाई मारे गए, और उनको तो आई कार्ड देख के मारा गया कि कौन हिंदू है, निकालो भाई इसको मारो। तो असुरक्षा
जो अभी तक कश्मीर में थी वो जम्मू में फैल चुकी है। और जो लॉजिकली जो ब्लेम जाता है, हम कुछ भी कहें, लॉजिकली ब्लेम सरकार पे जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, सुरक्षा देना सरकार का काम है, आतंकी क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार का काम है सुरक्षा देना, तो कहां दे पा रही है सरकार सुरक्षा। तो जो कुल मिला के जो मामला बन रहा है जम्मू कश्मीर का, ये राहुल गांधी जी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट का मामला बनेगा जी। ये बड़ी अजीब सी बात है, मतलब कि हम तो जितने अखबार पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं टेलीविजन न्यूज चैनल नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जी मैं अखबार पढ़ता रहता हूँ। पर अखबार में ये सब नहीं पढ़ने को मिल रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप कह रहे हैं, ये खबर तो यहाँ तक आई नहीं है। और जी, आप देखें देखें आप, बदकिस्मती क्या है इस वक्त जम्मू में अभी पिछले दिनों से 3 धमाके हुए हैं। 1 जनवरी के बाद 3 धमाके जम्मू सिटी में हुए हैं। उसमें से 2 धमाकों में 7 हमारे जम्मू वाले बेचारे भाई जो थे जख्मी हुए, एक में पुलिस वाला जख्मी हुआ। खबर तो कहीं आई नहीं सामने। और असुरक्षा का ऐसा मामला बन चुका है, ये हमारे गुजरात के दर्शक भी क्या पूरे देश के दर्शक सुने, कि जब पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू आए और उन्हें वहां पे एक सम्मेलन पे उन्हें बात की, वहां पे उसी दिन सुबह उसी इलाके में धमाका हुआ। और आप सुनिए हैरत क्या है कि उस दिन धमाके के टाइम यहाँ के अनुशासन ने कहा जी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनने कहा कि जी ये मीटियोर गिरा था, मतलब आसमान से पत्थर गिरा था, वो फटा था, उसकी आवाज थी। तो आप देखिए हालात क्या क्या है। बात, क्या फिर बात क्या है, हुआ, क्या फिर 9 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा नहीं जी वो जो आसमान से पत्थर गिरा था उसमें हमें आरडीएक्स मिला है। तो आप समझिए कि सुरक्षा का माहौल क्या है। मतलब कि उधमपुर मतलब कि आपकी, माजिद देखिए भाई। एक और चीज इंटरेस्टिंग है आपके दर्शकों, उधमपुर हमारी गैरिजन सिटी है, मतलब वो छावनी है, आर्मी छावनी है। उधमपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि आर्मी छावनी है पूरा। वहां पर 2 दफा बम धमाके हुए हैं पिछले 1 साल। हाईवे पर कब कई दफा हुए। और जम्मू में तो अब देखिए, अभी पिछले ही दिसंबर के महीने में एक वहां पे एक अटैक हुआ था, एक ट्रक को रोका गया जिसमें एनकाउंटर हुआ और 4 फिदाइन उसमें मारे गए थे। और जितना जो हथियारों की जो तस्करी हो रही है, ड्रोन से हो रही है, टनल से हो रही है, तो जम्मू उसमें बराबर बेचारा पिसता जा रहा है। तो जो आप समझते हैं कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जी बस विकास ही विकास है, विकास ही विकास है, भाई कश्मीरी पंडित भाइयों के घर में आज विनाश है, उनके घर में चूल्हा नहीं चल रहा। डोगरा भाई अपने आप को सुरक्षित देख रहे हैं, असुरक्षित देख रहे हैं, हम तो असुरक्षित थे ही थे। ये आपको रियलिटी है कश्मीर। मतलब कि वो एलियन ने आरडीएक्स जो है फेंका नीचे, मिलिट्री ये वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो एलियन ने फेंका था आरडीएक्स जब अप्रैल के कमाल है, महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी आए। कमाल है, कमाल। मारी भाई, ये क्योंकि ये बात हो रही है, और यात्रा की बात भी तो करनी ही, साथ साथ हमको ये भी समझना है, क्योंकि आप से हमको लगता है कौन बताएगा बेहतर वहां पे क्या हो रहा है। अब ये जो 370 हटाने के बाद की जो हम देख रहे हैं, इसमें हम ये भी कहीं छूट फूट खबर हमारे पास आ जाती है कि कोई मजदूरी के लिए गए थे, यूपी से हमारे भाई थे या बिहार से थे, उनको भी मारा जा रहा है। तो उनको भी मतलब वो भी वो बंधुआ मजदूर ही हैं, उस तरह से काम करते हैं। वो क्या मामला है पूरा? जी देखिए, ये तो इनका तो मैं कहता हूँ जो ये पंडित माइग्रेंट पंडितों के लिए जो सरकारी नौकरी है, मैं उसे बंधुआ मजदूरी कहता हूँ, क्योंकि एक बॉन्ड आपने जी। लिख के देना है कि भाई मैं कश्मीर में ही रहूंगा और अगर गोली से मरा तो वहीं मरूंगा। तो ये जो आपने दूसरी बात की, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस विषय पर ज्यादा बात नहीं हो रही, कश्मीरी पंडितों के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो हमारे बाकी यूपी का भाई मारा जा रहा है, बंगाल का भाई मारा जा रहा है, या बिहार का, मुझे याद है वीरेंद्र पासवान एक गोलगप्पे वाला मारा गया था यहाँ पे कश्मीर में पिछले वर्ष 2021 में मारा गया। उस जी। दिन सरकार इतना बिजी थी, इतना बिजी थी अपने यहाँ पे वो विकास के उनमें ढोल बजाने में, कि उसके शव को भी उसके घर नहीं पहुंचाया गया। उसका शव कश्मीरी मुसलमानों ने, कश्मीरी लोकल्स ने जाकर के शमशान घाट पे जलाया। और उसके बाद जब उसकी चिता जली वहां पे, उसके बाद जब खबर आई लोकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपने सही कहा अखबार ये चीज लिखते नहीं है, तो जब सोशल मीडिया पे खबर आई तो दूसरे दिन सरकार जागी, कह रहे भाई वो तो जो कल वो आतंकियों ने मार दिया था वीरेंद्र पासवान, उसकी तो फैमिली को भी कोई वहां दिलासा देने के लिए सरकार की तरफ से नहीं गया था। तो फिर दूसरे दिन मगरमच्छ के आंसू रोने सरकार भी गई, चेक भी लेके गई, लेकिन कब गई, जब वो गरीब बिहार का जो वीरेंद्र पासवान था, जब उसका शव अकेले वहां जलाया गया शमशान में, कि उसके शव को सरकार ने वापस उसके घर भी नहीं भेजा, उसकी बेवा ने नहीं देखा, उसके यतीम बच्चों ने नहीं देखा। तो ये तरीके की सरकार आपकी चल रही है। और ये वीरेंद्र पासवान की कहानी आपको कोई नहीं सुनाएगा जो मैंने आपको बताई आज इस मंच पे। नहीं, ये पता नहीं, आपने बताया तब तो हमको नहीं मालूम है। ये आप जो कह रहे हैं, ये हम इतना जान रहे हैं कि वो टारगेट वो भी हो रहे हैं, यूपी बिहार बंगाल के जो हमारे भाई हैं,
उनको भी टारगेट किया जा रहा है, इतना कुछ जो है खबर हम तक पहुंच रही है, उससे ज्यादा हम तक नहीं पहुंच रहा था। तो ये तो आपने बड़ा गंभीर बात बता दी। तो ये अच्छा, ये तो है। एक चीज आपसे ये जानना चाहते हैं अभी कि इसके इसी सिलसिले में थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं बात को, राहुल गांधी साहब की यात्रा को लेकर। तो जैसे आप कह रहे हैं वो बात हम दर्शकों ने भी सुनी, हमने भी सुनी कि भाई पंडित को लेकर जो है बहुत बड़े इश्यू वहां पे है, ये भी सब है। अच्छा, और ये यात्रा जो है किस तरह से लोग देख रहे हैं, और आप एज ए जर्नलिस्ट इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं कि इससे क्या हो सकता है? जी देखें, ये जो यात्रा है जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 5 वर्षों से, अब तो 5 वर्ष हो गए कि इलेक्शन नहीं हुए, चुनाव नहीं हुए, यहाँ लोकतंत्र नहीं है जम्मू कश्मीर में। माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी बहुत पैसा भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर में विकास के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दो टोक बात है, पैसा पानी की तरह दिया जा रहा है, कमी किसी की नहीं है। लेकिन जो भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हुआ, पिछले 70 वर्षों में नहीं था। जो प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार हर चैनल पे भी बोलता हूँ, टीवी चैनल पे, जितना पैसा मोदी जी बेच रहे हैं, यहां मैक्सिमम पैसा लूटा जा रहा है। यहाँ के जो प्रशासन में कुछ वैसे कर्मचारी हैं, कुछ वैसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनके खिलाफ आरोप मैं नहीं लगा रहा, भाजपा ने अभी 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जो फंड भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो लूटे जा रहे हैं। नदी के बीच में, नदी में, नाले में, झील में, सड़कों पे तारकोल पे पैसा खर्चाने का मामला दिखाया जा रहा है। तो आप देखिए किस झील में आज तक तारकोल लगाने का पैसा खर्चाया जाता हो, करोड़ हार रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं। यहाँ प्रशासन को खुली छूट है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मैं मानता हूं मोदी जी जैसा, मोदी जी उस मामले में ऑनेस्ट है, अपने स्लोगन पे बराबर है। को जम्मू कश्मीर के प्रशासन को कंट्रोल करने में, यहाँ के भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में समझ नहीं आता, क्योंकि जब बीजेपी के आपके लीडर, जम्मू कश्मीर के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस दें कि मोदी जी का दिया हुआ पैसा लूटा जा रहा है, लूटा खसूटा जा रहा है, और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर की सरकार कोई केस ना करे, कोई एक्शन ना ले, तो आप क्या कहेंगे उसे? ये तो मैं नहीं कह रहा ना, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने दिया। और जो लोकल बॉडी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने फॉर्मली एसीपी, एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने कंप्लेंटें डाली हैं कि सैकड़ों करोड़ करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं। वो लिख रहे हैं उसमें लूटे जा रहे हैं, बिना सैंक्शन के पैसा बहाया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इसमें अब क्या था, लोकतंत्र बहाल होता। अब लोकतंत्र तो अभी 5 वर्षों से बहाल नहीं हुआ। हाँ, अब जब राहुल गांधी जी एक यात्रा को लेकर के आए और कांग्रेस अभी भी पूरी तरीके से मिटी नहीं है, थोड़ा रिवाइवल का प्लान चल रहा है, तो एक आशा बनी है कि शायद अब जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में लोकतंत्र आए। क्योंकि जब ग्राउंड सिचुएशन कोई देखता है तो वो संसद में वही बात करेगा। जैसे आपने अभी बात सुनी, आपके दर्शक बात सुना क्या जम्मू कश्मीर की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तो वैसे ही जब राहुल गांधी जी खुद देख रहे हैं और एक बड़े बैनर के साथ आ रहे हैं, तो यही बात अब वो आगे ले जाएंगे। ये बात संसद में जाएगी, बाकी जगह जाएगी, और एक मोबिलिटी हो जाएगी, एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र वापस लाना है, बाकी चीज करनी है। स्टेटहुड का क्या करना है भाई? आपने अगर एक स्टेट को डिमोट कर दिया तो उसके बाद क्या? जम्मू और कश्मीर का एक रिश्ता था दरबार मुंह का, 6 महीने सरकारी दफ्तर गर्मियों में यहां रहते थे, जम्मू में वहां जाते थे। और जम्मू की जो इकोनॉमी थी हमारे डोगरा भाइयों की, वो ज्यादा इसी पर चलती थी कि तकरीबन सब के सब कश्मीरी सर्दियों में जम्मू चले जाते थे। अब आप कहेंगे जी गर्मियों में डोगरे भाई हमारे यहाँ नहीं आते थे कश्मीर, मैं कहूंगा जी ज्यादा नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ सुरक्षा का मामला होता था, आतंक है, विस्फोट है, गोलीबारी है, अवॉइड करते, लेकिन कश्मीरी जाते थे वहां। वहां पे माहौल भी अच्छा था, खाना पीना, रहना सहना, गर्मी भी, तो उनकी इकोनॉमी में फायदा होता था उससे। वो भी बंद हो गया। तो जम्मू भी पिस रहा है, कश्मीर भी पिस रहा है। और एक चीज जो थी यहाँ पे, जम्मू की इकोनॉमी का, ये तो क्योंकि आपके दर्शकों को पता चले, जम्मू की इकोनॉमी में दारू, हम तो देखिए हम लोग दारू का ना हम पीते हैं, ना हम उसका बिजनेस करते हैं, ना कुछ। लेकिन जम्मू में डोगरा लोगों का दारू का बिजनेस था। 370 के बाद तो उनके हाथ से वो बिजनेस चला गया। उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा दारू के बिजनेस पे था, शराब की दुकान, लीकर शॉप्स पे था। तो वो अब वो भी कहाँ उनके गया? हाथ से चली गई। वो कहाँ गया? देखिए उसमें क्या हुआ, उसमें टेंडरिंग हुई नहीं, तो उसमें बाहर के प्लेयर्स आए, टेंडरिंग हुई। पहले जम्मू का डोगरा ही दुकान चलाता था, अब उसमें बाहर के प्लेयर भी आए। और उसमें जब बिडिंग हुई तो वो जम्मू का जो बेचारा दुकानदार था, वो उसमें, मैं तो उस देखिए बिजनेसमैन को मैं बेचारा ही कहूंगा, वो बेचारा जब उसमें पूरा नहीं बढ़ा आगे, उसमें बड़े बड़े प्लेयर आ गए, तो वो नहीं, वो उसमें पिट गया। तो उसके लिए जम्मू में बड़ी प्रॉब्लम हुई। सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, जम्मू का ही मैं आपको हाल बता रहा हूं। आप देखिए ना, जब बम धमाके वहां ज्यादा हो रहे हैं, फायरिंग्स हो रही हैं, असुरक्षा का माहौल राजौरी में भी है, जम्मू में भी है, तो
पिस तो रहा है ना, हर एक जगह जम्मू कश्मीर की जनता पिस रही बात बहुत सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए आप ये भी बता दें कि आम तौर पे दर्शकों के, आम आदमी के, इंडियन के मन में ये एक चीज जो है ना वो बिल्कुल बैठ चुकी है कि जम्मू कश्मीर मतलब कि वहां आतंक ही आतंक है। आप ये बताएं कि मूलतः एक्चुअली कितने कितना इलाका है पूरे जम्मू कश्मीर में जो ये इतने वर्षों से आतंकवाद से पीड़ित है, वो इलाका कितना है जहां ये घटना होती है है। ज्यादातर? देखिए जी, ज्यादातर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2019 तक ज्यादातर जो आतंकी पीड़ा थी वो कश्मीर तक ही ज्यादा होती थी। जम्मू रीजन जो था, जम्मू रीजन ना कोई ऐसे धमाके होते थे, ना कोई ऐसी टारगेटेड किलिंग्स होती थी, जैसे अभी मैंने राजौरी में देखा 7 भाई मारे गए एक ही दिन। और ऐसा मामला सिक्योरिटी का रहा, वहां 4 लोग शाम को मारे गए और वहां वो आतंकी जाते हुए एक आईडी प्लांट करके गए थे और सुबह तक वो भी निकाली नहीं गई, सुबह वो फटी और दूसरे दिन 2 लोग और मर गए। तो इतना ज्यादा वो कहते हैं ना केयरलेसनेस थी। अब जो आपने आतंक की बात की, देखिए आतंक का मामला क्या है आजकल। आज यहाँ पे सरकार भी कह रही है, पुलिस कह रही है, अनुशासन कह रहा है, यहाँ पे हाइब्रिड मिलिटेंसी है। मतलब यहाँ हाइब्रिड आतंक है, आपको पता नहीं है कि कौन मिलिटेंट है। तो कोई भी मिलिटेंट हो सकता है और कोई भी किसी को मार सकता है। तो जब ऐसा असुरक्षा का माहौल हो तो डर हर एक को लगता है। हाँ, लेकिन जो सबसे जो आपने बात की उससे जुड़ी हुई एक चीज है कि पिछले 3 वर्षों में या इतने वर्षों में खासतौर 2019 के बाद टूरिज्म बहुत बढ़ा है। पिछले साल एक 1,60,00,000 टूरिस्ट आए कश्मीर में, 1,60,00,000 टूरिस्ट, और एक भी टूरिस्ट पे कहीं हमला नहीं हुआ। तो टूरिज्म जम्मू कश्मीर में सुरक्षित है। ये मैं टीवी डिबेट्स में भी कहता हूं भाई, दारू की दुकान कश्मीर में आज सुरक्षित है, सिनेमा हॉल नया खुला है वो सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं और आम कश्मीरी सुरक्षित नहीं है। टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट सुरक्षित है क्या, उसमें ये मामला चल रहा है वो समझ नहीं आता। लेकिन टूरिस्ट पे कहीं नहीं हमला हुआ, क्योंकि मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ 2019 से आज तक कोई टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ है, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। हाँ, एक चीज जो अच्छी हुई है 2019 के बाद वो ये है कि अब पत्थरबाजी नहीं होती और हड़तालें नहीं होती। इस चीज का जो क्रेडिट है वो मोदी सरकार को जाता है कि 30 वर्षों बाद अब कश्मीर में कोई हड़ताल नहीं होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, कहीं नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, ये बात पक्की। तो ये मतलब ये कुल मिला के ये है कि जो 19 के बाद ये मिलिटेंसी स्प्रेड हुई है, जो पहले सिर्फ कश्मीर। मुझे मेरे एक मित्र हैं आपकी तरह सीनियर हैं, तो उनसे मेरी एक बार बात हुई, दिल्ली से वो ताल्लुक रखते हैं, पत्रकार हैं। तो वो एक बार मुझे कह रहे थे कि देखो यार मयूर, ऐसा है कि कुछ 5 जिले हैं कश्मीर के, वहां ज्यादातर जो है वो मिलिटेंसी की इम्पैक्ट होती थी। अ, पूरा कश्मीर को वैसे ही बदनाम किया जाता था, ऐसा वो हमको एक बार बता रहे थे। ये सच है क्या? इस बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, देखिए इसमें क्या था, इसमें गवर्नमेंट ने एक अपनी तरफ से नोशन दिया था कि जी साउथ कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्टों में आतंक है और नॉर्थ कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्टों में आतंक है। और कहा था जाता था कि श्रीनगर में या गांदरबल में कोई आतंक नहीं। लेकिन जब 6 महीने साल में एक बम धमाका श्रीनगर में हो गया, तो मैं कैसे कहूं कि श्रीनगर में आतंक नहीं है। अगर बडगाम में पिछले दिनों फायरिंग हुई वहां पे मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, तो मैं कैसे कहूं कि बडगाम में आतंक नहीं। जहां पर अभी आप कहेंगे जी जम्मू में तो आतंक ही नहीं है, लेकिन जम्मू में, जम्मू सिटी में हम कहते हैं आतंक ही नहीं है, तो जम्मू सिटी में आपको बता रहा हूं कि इसी महीने में अभी 3 बम धमाके हुए हैं। इस महीने की जनवरी की बात है। तो आतंक कहाँ नहीं है, कहाँ है, इसका फैसला करना आज इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पहले मिलिटेंट रिक्रूटमेंट होती थी तो पुलिस के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता था, हाँ जी फलाना व्यक्ति जम्मू का था या श्रीनगर का था, उसने बंदूक उठाई है। लेकिन आज जब हाइब्रिड मिलिटेंसी है, अर्थात वो मिलिटेंसी जिसमें आपको पता नहीं कि मिलिटेंट कौन है, तो उसमें ये कहना है कि कौन सी जगह सुरक्षित है, कौन सी जगह असुरक्षित है, मुझे नहीं लगता कि इसका आपके पास कोई कोई भी एक मैकेनिज्म बन सकता है ये कहने का। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, सरकार खुद कहती है कि हाइब्रिड मिलिटेंसी, अर्थात हमें पता नहीं मिलिटेंट कौन है। तो जब आपको पता नहीं मिलिटेंट कौन है, आप कैसे कहेंगे कि श्रीनगर में आप मिलिटेंसी नहीं, या गांदरबल में मिलिटेंसी नहीं, या बारामूला में मिलिटेंसी नहीं। ये बात करना, या तो आप ये कहिए कि हाइब्रिड मिलिटेंसी नहीं है, या आप कहिए कि मिलिटेंसी है। दोनों में से एक चीज आप बताइए, क्योंकि आम इंसान कॉमन सेंस से चलता है और कॉमन सेंस यही कहती है कि अगर आपको पता नहीं है मिलिटेंट कौन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ मिलिटेंसी नहीं है और वहां मिलिटेंसी है। बड़ा सिंपल सा इसमें मामला है। माजिद भाई, फिर एक सवाल मन में उठता है कि आप तो वहां तो जैसे आप कह रहे हो, वो तो आप तो यूनियन टेरिटरी हैं अभी, वहां तो सीधा केंद्र सरकार का शासन चल रहा है ना? और ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं आतंकवाद के खिलाफ। इनके सीधे शासन के होते हुए
ये इतनी अचानक से वहां मिलिटेंसी कैसे फैल सकती है, बढ़ सकती है, स्प्रेड हो सकती है, और कैसे वो हथियार पहुंच सकते हैं, ये तो मतलब इतने चौकन्ने और एकदम एकदम मुस्तैद हैं। तो फिर ये कैसे बढ़ रहा है और ये इतना टारगेट किलिंग कैसे हो रहा है? क्या कारण लगता है आपको? जी देखिए देखिए मयूर भाई, जब माननीय प्रधानमंत्री के आने के दिन उसी इलाके में धमाका हो, तो आपको सुरक्षा समझनी होगी कि सुरक्षा जम्मू कश्मीर में कैसी है। देखिए, केंद्रीय की पुलिस, जैसे दिल्ली है वो डायरेक्ट यूनियन होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है, जम्मू कश्मीर भी जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में। तो क्या कहीं पर रिलैक्सेशन दी जा रही है, कहीं अकाउंटेबिलिटी की कमी है, क्या मामला है, इसी का तो मैं आपको कह रहा हूं। भ्रष्टाचार से लेकर के सिक्योरिटी सिनेरियो तक दिल्ली को देखना है कि कहां पे गड़बड़ हो रही। देखिए, मैंने आपसे जो बात कही, दो टोक कही, कहीं घुमा जी। फिरा के नहीं की। मैंने कहा आपको किसी रिसोर्स की मोदी सरकार की तरफ से कमी नहीं, किसी पैसे की कमी नहीं। आपको एक कंपनी सीआरपीएफ की चाहिए होगी, मोदी सरकार 10 भेज देगी। तो कमी किसी चीज की नहीं है। कमी अगर है यहाँ पे तो एक प्रॉपर शासन चलाने की है, जो कि यहाँ पे नहीं चल पा। तो वो तो एलजी ही ब्यूरोक्रेसी देखते जो हैं। है खास। जो जी एलजी होते हैं वही तो करता हत्ता देखिए जी, समारता बिल्कुल होते हैं। एलजी एलजी साहब देखते हैं। मेरी उनसे 2-3 दफा इस चीज पे बात भी हुई है कि जी, आप ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में, अकाउंटेबिलिटी में नहीं ला पा रहे। बड़ी सिंपल बात है। मैंने एलजी साहब को एक दो इंटरव्यूज के दौरान भी कहा, मैंने कहा जी, मोदी सरकार का नारा ही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेट खाने और पीने में और लूटने में ही लगे हुए हैं। तो क्या वजह है कि भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद केस नहीं होता भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी पे? क्या वजह है कि कॉर्पोरेटर लिख के एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाते हैं और कंप्लेंट के पास उस पर काम नहीं होता? और एक मिसाल देखिए आप, यहाँ बडगाम डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर में, सेंट्रल कश्मीर में बडगाम डिस्ट्रिक्ट। पिछले वर्ष वहां पे 5 टारगेटेड किलिंग्स हुई, 15-15 दिन की डिस्टेंस पे 5 टारगेटेड किलिंग्स हुई। और उसके बाद उसमें से एक किलिंग उस राहुल भट्ट की, जिसका मैंने आपको कहा कि 30 वर्षों में पहली बार वो सरकारी दफ्तर के अंदर मारा गया। और उसके बाद उसी बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 15 अगस्त के दिन धमाका हुआ। और उसी बडगाम डिस्ट्रिक्ट में कश्मीरी पंडितों ने जब राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ उन्हें प्रदर्शन किया, वो उसका फ्यूनरल में, मतलब वो वहां पे उस टाइम शोक सभा में थे, उन पर डंडे बरसाए गए, उन पे टीयर गैस चलाई पुलिस ने। और तब से अभी तक वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस चीफ था वो अभी तक हटाया नहीं गया था। अब उसकी रिसेंटली ट्रांसफर हुई है, अब ट्रांसफर हुई है रिसेंटली 15-20 दिन पहले। तो आमतौर पे तो ये होता है ना, देखिए, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, कहीं पर भी गड़बड़ हो तो सबसे पहले क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो होगा, हेड होगा, उसके सर चबाई जाती है, भाई आपकी तो छुट्टी है, दूसरा आदमी आएगा। तो जी। क्या चीज है ये? कहीं ना कहीं देखिए, ब्यूरोक्रेसी का कहीं ना कहीं इसमें एक लेक्यूना है, जो कि वजह बन रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे। अगर मोदी जी की हमें नियत पे भरोसा है, हमें उसमें कहीं कोई कमी नहीं लगती, अमित शाह जी की नियत में कमी नहीं लगती, तो यहाँ पे कमी कौन कर रहे हैं? यहाँ पे कमी आपको ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो रही है, जिसको आप अकाउंटेबल नहीं बना पा रहे हो। क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, वो सरकार जानती है, वो दिल्ली जानती है, हम नहीं। और इस बात को लेकर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, जो ये देख रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं? जी देखिए, ये क्या तो सब सेंटिमेंट है बहुत ही उनका? आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। देखिए, भाजपा ने जब पिछली दफा इलेक्शन जीता था, असेंबली इलेक्शन, जब उन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी, तो जम्मू से उन्हें फुल मैंडेट मिला था। जम्मू पिछले इलेक्शन में भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था। लेकिन आज ये हालत है, पब्लिक एलियनेशन जम्मू कश्मीर में इतनी बढ़ चुकी है भाजपा के प्रति, कि आज अगर इलेक्शन हो तो भाजपा जम्मू भी हार जाएगी। कश्मीर तो हारा ही हारा है, जम्मू भी हारेगी। और इसकी मैं आपको मिसाल बता दूं, जब यहाँ पे वो कहते हैं ना, लोकल अर्बन बॉडी इलेक्शंस जब हुए, जी। जी। 2019 के बाद हुए, जिस वक्त भाजपा के पास एक बहुत बड़ा कार्ड था कि हमने वो कर दिखाया जो 70 वर्षों से नहीं हुआ था, 370 हटाया, 35 से हटाया, पूरा राष्ट्रवाद लाया, वगैरह वगैरह, जो ये नारे देते। तो उसके बाद जम्मू में भाजपा जीतनी चाहिए थी, भाजपा बिल्कुल। जम्मू में भी हार गई। और वही एलियनेशन जो है वो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली जो है, दिल्ली प्रॉपरली जम्मू कश्मीर को मैनेज नहीं कर पाती। और जब लद्दाख का भी ऐसा ही, कभी बात करेंगे, लद्दाख का भी ऐसा ही हाल लद्दाख के तो वो वांगचुक साहब का वीडियो देखा था हमने कल, वो कुछ वो तो 5 दिन के अनशन पर बैठने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो ग्लेशियर्स वहां पे खत्म हो रहे हैं। वो एक वीडियो शायद आपके भी ध्यान पे, आपके भी ध्यान पे आया होगा। तो वो एक अलग मामला है, वो भी है। अच्छा माजिद भाई, गुलाम नबी आजाद साहब जब ये यात्रा चल रही है तो सुना है कि वो तो दिल्ली जाकर बैठे हुए हैं, वो शायद है नहीं वहां पे।
तो क्या वो फैक्टर क्या रहे, कैसे काम करेगा जब भी चुनाव होंगे, तो ये गुलाम नबी आजाद साहब का फैक्टर कैसे काम कर सकता है? और कांग्रेस क्या फिर से रिवाइव हो सकती है? आपको क्या लगता है जी देखिए, इसमें? मुझे तो लगता है कि बेहतर तो ये था कि क्योंकि जो बातचीत आजाद साहब ने की जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, तो उनका बहुत ज्यादा गिला शिकवा राहुल गांधी जी के साथ है। और जी। गुलाम नबी आजाद साहब मुसलमानों के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूरे देश भर में क्या इंटरनेशनली माने जाते हैं। तो अगर उनका कोई मामला था राहुल गांधी जी के साथ और वो बात करते हैं कि जी भारत जोड़ो की बात है, तो राहुल गांधी जी को छोटा होते हुए, क्योंकि उन्होंने उनके पिता के भी साथ काम किया, दादी के भी साथ काम किया, तो एक जेस्चर हो सकता था कि वो उनसे या फोन करते या बात करते और उन्हें बोलते कि आजाद साहब, हम आप मिल बैठ करके बात करेंगे, हम ये मामला सुलझाएंगे, आप घर वापसी कीजिए। एक तो ये मामला था, वैसा कुछ हुआ नहीं। आजाद साहब की पार्टी का टेक ऑफ बड़ा स्ट्रांग हुआ, पूरे एकदम आनन फानन लोग हर तरफ से आजाद साहब की तरफ जाने लगे। लेकिन 2-3 महीने बाद ऐसा हुआ कि अभी उनकी पार्टी रजिस्टर भी नहीं हो रही और उनकी पार्टी टूटती गई, लीडर वापस जा रहे हैं, उनकी भी घर वापसी वापस हो रही है। तो आजाद साहब एक इमेज वाले पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक नहीं है। जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इमेज है काम की और इंटेग्रिटी की, वो आजाद साहब की है। और उनने, जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने दिखाया भी है काम करके कि भ्रष्टाचार नहीं होता था और काम डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट कश्मीर जैसी जगह में भी होता था। और उनने विकास के लिए, शांति के लिए बहुत काम किया, उनको एक्सपीरियंस है। और आजाद साहब हमेशा हिंदुस्तानी रहे हैं, उनने अपने आप को हमेशा भारतीय कहा है, ना कभी हुर्रियत का सपोर्ट किया है, ना कभी किसी पाकिस्तान का सपोर्ट किया, ना कभी गए हैं वो पाकिस्तान। जी। तो मोदी सरकार के पास अगर जम्मू कश्मीर चलाने के लिए, अगर उनके पास कोई कंपैरिजन में देखा जाए कि किस नेता के हाथ में कल को सत्ता दी जाए, तो मोदी सरकार के हाथ में गुलाम नबी आजाद साहब से बेहतर कोई नहीं आएगा। क्योंकि अब्दुल्ला और मुफ्ती के साथ भाजपा का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा चल रहा है आजकल, उनके साथ तो जी। बनना मुश्किल है। हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ बात बने, कुछ बात सुन रहे हैं हम वैसी। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें तो भाजपा की नजर में जो सबसे स्ट्रांग इंसान है, जो राष्ट्रवाद के साथ जम्मू कश्मीर को चलाएगा, जो ना उसमें हुर्रियत लाएगा, ना आतंक लाएगा, ना पड़ोसी मुल्क लाएगा, ना कुछ, भारतीय बन के जो देश को चलाएगा, जम्मू कश्मीर को चला सकता है, वो गुलाम नबी आजाद साहब है। तो आगे कैसे डेवलपमेंट होगी, इसमें दिल्ली का भी कहीं ना कहीं हाथ रहेगा। तो ये सुनने में आ रहा है कि जैसे आप अभी कह भी रहे थे, और कुछ कुछ हमारे भी सूत्र हमको जो मित्र बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहती रही है, ये जब से अलग हुए तब से, कि आजाद साहब जो है वहाँ बहुत मजबूत हो जाए, ताकि अगर अलायंस पे अगर सरकार बनानी हो तो वो फिर उनकी आजाद साहब की पार्टी और बीजेपी के बीच बने, ताकि जैसे आप कह रहे थे कि एक ऐसा मुख्यमंत्री वो दे पाए तो वो हर चीज कंट्रोल में रहे। पर अब ऐसा होता हुआ दिखाई देता है कि आजाद साहब फाइट दे पाएंगे इस चुनाव में, जब भी ये चुनाव होता जी है देखिए, आपके वहां? अभी तो वो नहीं लग रहा, क्योंकि जो मामलात हुए, जैसे आजाद साहब की पार्टी का ही नाम पहले इलेक्शन कमीशन में वहां कुछ कंफ्यूजन हो गया, उस पर तो उन्हें नाम बदलना पड़ा उस पार्टी का। और अभी भी रजिस्टर भी नहीं हुई है पार्टी। तो अगर थोड़ा बहुत वो देखें, हर चीज सामने नहीं बताई जाती, हर चीज पे बैक चैनल डिप्लोमेसीज होती हैं। तो उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई, क्या मामलात हुए, क्यों वो थोड़ा पीछे हो गए? क्योंकि हमने पास में देखा इन 3 वर्षों में, भाजपा ने कभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन को कभी सपोर्ट किया, कभी वो अल्ताफ बुखारी साहब की नई पार्टी बनी, उन्हें थोड़ा सा बूस्ट किया। तो वैसा बूस्ट आजाद साहब के मामले में नहीं दिखा। वरना आजाद साहब उन दो से, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी से या सज्जाद लोन साहब की पार्टी से आगे बढ़ जाते, लेकिन 3 महीने बाद ही उनका कोलैप्स शुरू हो गया पार्टी का। तो कहीं ना कहीं दिल्ली कंफ्यूज है इसमें कि हमने कश्मीर को कैसे चला। मैं तो सिंपल में यही कहूंगा, दिल्ली में कंफ्यूजन है कि कश्मीर में क्या करना है। क्या करना है? तो ये बस आप एक आखिरी सवाल पूछ के फिर हम इस बातचीत को जी। जो है खत्म करेंगे। तो अब ये यात्रा जब अंत होगी, जहाँ से वो अंत होगा इनका, राहुल गांधी जी की यात्रा का, और 30 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। और बाकी बहुत बड़े जितने भी विपक्ष के लोग हैं, नेता लोग हैं, सबको वहां पे आमंत्रित भी किया गया है। और वो अभी तो लगता है कि आजाद साहब उसमें नहीं, शायद बाकी सब, हमारे ख्याल से बाकी सब विपक्षी नेता हैं, उनको बुलाया गया है। और तो ये पूरा जब शो, एक रोड शो ये जिसको कहें, या तो एक पूरी यात्रा कहें, जो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ अभी, उसके बाद जो जब भी चुनाव हो आपके वहां जम्मू कश्मीर में, तो वो पॉलिटिकल सिनारियो जो है यात्रा खत्म होने के बाद आपको कैसा बनता हुआ, अभी अंदाजन कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, लेकिन जो अभी जो मामला लग रहा है, जो अभी हाल ही में भाजपा का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, उसके बाद ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अभी इस साल चुनाव नहीं होगा। उसकी खास वजह ये मैंने आपको कहा कि देखिए, भाजपा समझ रही है कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे।
ये अंदर से वो समझते होंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे वो क्यों नहीं जीत पाएंगे। भाई अगर आप जम्मू कश्मीर को पानी की तरह पैसा दे रहे हो, पानी की तरह रिसोर्स दे रहे हो, आप एक मांग रहे हो, आप साउथ, यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार एक मांग रही है, आप साउथ दे रहे हो, तो क्या वजह है कि भाजपा की तरफ एलियनेशन है? ये पहले भाजपा को समझना था। उसके बाद अब यहाँ पे पॉलिटिकल मामला क्या बनेगा, देखें, अगर राहुल गांधी जी गुलाम नबी आजाद साहब को वापस बुला लेते, तो एक लेवल पे कांग्रेस इतनी स्ट्रांग होती कि कल को हो सकता है भाजपा सोचती यार अगर मैंने मुफ्तियों और अब्दुल्लाओं के साथ काम नहीं करना है, चलो अगर हम कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं से सपोर्ट करें, कांग्रेस इधर सरकार बनाएगी। देखिए, जो बैक चैनल डिप्लोमेसीज होती है ना, वो बहुत होती है, जो हाँ, दर्शकों को उतना नहीं पता होता, जर्नलिस्ट ज्यादा उतना नहीं पता समझते हैं। होता है। तो भाजपा के पास एक वो कार्ड था, वो भी नहीं हो रहा, आजाद साहब खुद से भी नहीं बन रहे, यहाँ बीजेपी की तरफ से कोई अभी वैसी एक्टिविटी भी नहीं हो रही क्योंकि इलेक्शन का सिग्नल है। तो इस साल अभी शुरू में एक एक्टिविटी होगी कि जी यहाँ पे चुनाव करो, यहाँ स्टेट फूड दो, यहाँ ऐसा करो, यहाँ वैसा करो, लेकिन एंड रिजल्ट तब होगा जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और एटलीस्ट स्टेटहुड वापस मिलेगा। देखिए, अभी के हालात में अगर चुनाव हो तो केजरीवाल जी बेहतर हैं, उससे बदतर हाल जम्मू कश्मीर की सरकार का होगा, क्योंकि दिल्ली में यूनियन टेरिटरी में कुछ चीजें तो केजरीवाल जी के हाथ में, यहां तो सारा कुछ दिल्ली के ही हाथ में होगा। यहाँ के आपके काउंसलर के पास, दिल्ली के काउंसलर के पास ज्यादा होते हैं, पावर होते हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री के पास उससे कम होंगे। तो अब इस पे कितना स्ट्रेस होगा, कितना आगे बढ़ेंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो अपने यात्रा के साथ इसको क्योंकि सारे को जोड़ा, ये मामला है कि देखिए, जो अपोजिशन के बाकी प्लेयर्स जो हैं, जैसे हमारे अखिलेश यादव जी हैं, या तेजस्वी यादव जी हैं, या ममता बनर्जी की पार्टी है, या बाकी लोग हैं, या असदुद्दीन नीतीश ओवैसी कुमार है। साहब है, या बाकी हैं, वो लोग इस यात्रा में कितना आगे सपोर्ट दिखाएंगे? क्योंकि देखिए, यात्रा का सपोर्ट का मतलब होता है आगे पार्लियामेंट में सपोर्ट। जी। तो अगर इसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग आएंगे तो ये कांग्रेस का सपोर्ट मुफ्तीज और अब्दुल्लास की तरफ, जो उनका पुराना, वो तो उनका रहा ही है आपस में सपोर्ट। वो अब रहा है। उसको थोड़ा सा आप एक बड़े फंक्शन में सेलिब्रेट करेंगे उस सपोर्ट को। लेकिन अगर इसमें बाकी प्लेयर्स आते हैं और किसी तरीके से कांग्रेस उन्हें कन्विंस कर पाती है आप आओ, तो ये एक बूस्ट मिलेगा, जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र को भी बूस्ट मिलेगा और पूरे भारत को भी बूस्ट मिलेगा। और इससे एक पूरा एक, आपको पता है, बीजेपी वर्सेस अदर्स एक फुल फ्लेश प्लेटफॉर्म बनेगा। वरना अभी तो है बीजेपी वर्सेस छोटे छोटे टुकड़े, राहुल गांधी अलग हैं, बिल्कुल। यादव जी अलग हैं, वहां पे साउथ में अलग चल रहा है, केसीआर अलग चला रहे हैं, अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं, ममता बनर्जी जी अपनी पका रहे हैं, अखिलेश यादव जी अपनी चल रहे हैं, तो फिर तो बिखरा हुआ है ना अपोजिशन। अपोजिशन तो फिर यूनाइटेड बिखरा है हुआ नहीं। है। तो बीजेपी के लिए तो 2024 फिर से साफ है। अच्छा, ये राहुल गांधी साहब की जो इमेज बना के रख दी गई थी, वो पप्पू वाली और बिल्कुल एमेच्योर पॉलिटिशियन वाली, मतलब मजाक बना के रख दिया था। इस मैं आपका व्यक्तिगत नजरिया जानना चाहता हूं, बतौर एक एनालिस्ट और ऑब्जर्वर। क्या लगता है इस छवि में कोई बदलाव हुआ है, या फिर वो जैसी थी वैसी ही रही है अभी इस यात्रा के बाद? जी देखिए, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बनाई गई थी छप्पू की छवि के, पप्पू, राहुल गांधी जी पप्पू हैं, पप्पू हैं, पप्पू हैं। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, आजकल पिछले 6 महीनों से एटलीस्ट पप्पू नाम डिस्कस भी नहीं होता है, सोशल मीडिया पे भी वायरल नहीं जाता। पहले तो हर चीज पे पप्पू ने ये कर दिया, पप्पू पास हो गया, पप्पू फेल हो गया। आजकल वो चल नहीं रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं अपनी इमेज बनाई। हाँ, उनकी इमेज में क्या प्रॉब्लम रही वो मैं लिखता भी हूँ, उस पर कहता भी उनको, कि जो कांग्रेस में अंदर जो इनमें इंटरनल फाइटिंग रही ना, वो समझ नहीं आया नेहरू गांधी परिवार में अंदर माँ बेटों में, बहन में क्या मामला रहा कि वो अभी तक, पिछले 8 वर्ष हो चुके हैं, 9वां वर्ष चल रहा है सरकार का, वो एक प्रेसिडेंट भी नहीं डिसाइड करे कि सके कि पार्टी कैसे चलेगी स्ट्रांगली, प्रेसिडेंट किसको बनाए। और उसी वजह से कांग्रेस भी बिखरती गई। राहुल गांधी जी के अपने दोस्त चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए, वहां वो राजस्थान में जाने वाले थे, सचिन पायलट जी जाने वाले थे। तो राहुल गांधी जी को जो है, एक चीज समझनी होगी कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कंप्लेंट है, जो हम एज जर्नलिस्ट सुनते हैं, कि वो एरिस्टोक्रेटिक माइंड से चलता था ये परिवार। हाँ। तो हाँ। एरिस्टोक्रेटिक माइंड का परिवार का वो आइडिया लेकर के वो पब्लिक एलियनेशन और लीडर एलियनेशन उनसे बढ़ रही थी। उनको अब चाहिए कि वो लीडर्स के साथ डायरेक्ट ग्रास रूट पे कांटेक्ट रखे, सिर्फ सचिन पायलट जी से नहीं, सचिन पायलट जी के बूथ लेवल के वर्कर से भी राहुल गांधी जी कभी खुद जाकर के मिले। कश्मीर में सिर्फ अपने प्रदेश प्रदेश प्रेसिडेंट से नहीं, डायरेक्ट अपने जो आपका ग्रास रूट का लीडर होता है उससे बात करें। अब यार देखिए, एक बड़ी चीज है, कन्हैया कुमार जी थोड़ा मिसिंग लग रहे हैं इस सारे मामले में। तो कुछ कन्हैया कुछ कुमार समय एक से। बहुत बड़ा फेस है, हम्म। बहुत बड़ा फेस है। जिग्नेश मेवानी आ रहे हैं आज जम्मू में, लेकिन कन्हैया कुमार जी मिसिंग लग रहे हैं। तो ये चीजें राहुल गांधी जी, क्योंकि एक उनको अभी भी यूथ फेस देखा जाता है, वो हैं भी उस मामले में यंग एंड डायनेमिक ही है वो।
तो उनको अपने आप को बिल्कुल वो कनेक्ट करना होगा ग्रास रूट्स के साथ। वो अपनी कोटरी में 4-5 लोगों की कोटरी में रहेंगे और उन्हीं के साथ वो एरिस्टोक्रेटिक माइंडसेट से चलेंगे तो पार्टी टूटती जाएगी, बिखरती जाएगी। भारत जोड़ो ने उन्हें मौका दिया है, वो इस पे आगे बढ़े। ये अपने जी मयूर साहब। नाना जी की तरफ से तो कश्मीरी पंडित हैं, तो क्या वो कहीं उस चीज को कहीं जोड़ा जा रहा है क्या इस यात्रा में? बिल्कुल जी, जो कल से तो देखें, कल से इनको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि जब कश्मीरी पंडित खुद से आ गए उनसे मिलने और कहा आप चलिए हमारे कैंप पे, वहां भी गए। और अब फिर उन्हें बाकी जो बड़े जो टाउनशिप्स हैं जो हमारे पंडित भाइयों की, वहां से उन्हें बुलावा आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। जब वो कम्युनिटी उनकी तरफ आई, और देखें ट्रेडिशनली क्या था, 30 वर्ष पहले तक, ये आज की डेट में कश्मीरी पंडित भाई कुछ जो टीवी चैनल्स पे आते हैं वो कहते हैं जी हम भाजपा के साथ हैं, भागवा के साथ हैं, ये है हिंदुत्व है। भाई, कश्मीर का जो पंडित हुआ करता था वो कांग्रेसी हुआ करता था। वो क्योंकि नेहरू जी कश्मीरी अपने जड़ों के हैं, तो कश्मीरी पंडित, वो कहते हैं ना, वो उसकी घर वापसी, आज कश्मीरी पंडित की भी घर वापसी हो रही है कांग्रेस की तरफ। अब अगर कांग्रेस को चलाना आएगा इस मामले को तो बहुत अच्छी तरह चला पाएंगे। कश्मीरी पंडित की आज घर वापसी हो रही है कांग्रेस। मतलब मौका है, अगर इस सीख से भुना दे इसको तो पॉलिटिकली तो बहुत अच्छा बिल्कुल, मौका अगर है। राहुल गांधी जी को एक कैश करना है तो बहुत बड़ा ये माइलेज गेन करेंगे इससे। माजिद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बताऊं आपको, मुझे मुझे पूरी गारंटी है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा है। और मैं तो फिर एक आपसे गुजारिश ये भी करूंगा कि ये तो एक आज ये मुद्दा था, हमको तो हमारे दर्शकों को, देश में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े होते हैं, हमको बताना है कि डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर में क्या हो रहा है, सोशल कल्चरल फैब्रिक जो है कश्मीर का आज किस स्थिति में है। मतलब बहुत सारे एंगल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग आपको आमंत्रित करते रहेंगे, इनवाइट करते रहेंगे, और आप ऐसे थोड़ा वक्त निकाल के जो वहाँ की हकीकत है, जमीनी जो स्थिति है, उसको आप हमसे शेयर कीजिए, साझा कीजिए। जी ये इंशाल्लाह उम्मीद मैं जरूर आपसे जी, रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी मयूर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और इंशाल्लाह आगे फिर मुलाकात होगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि आपको भी इस बातचीत में जो है उसका आनंद, यू डेफिनेटली वुड हैव एंजॉयड द डिस्कशन, द काइंड ऑफ टॉक वी हैड। आई होप दैट जी कि आपको भी बिल्कुल लगा होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा। क्योंकि इसका हमने फॉर्मेट ऐसा रखा है, जनरली हम वन वन ऑन वन बात करते हैं, ताकि जिससे बात कर रहे हैं उनको अपनी बात जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन करनी हो। तो वो टोका टाकी हो जाए, या फिर वो किसी एक दूसरे पे वो हमला कर जी दे, दूसरा तीसरे पे कर दे, बिल्कुल आपने सही कहा, तो सही उससे कोई फरमाया बात आपने। जी जी बनती नहीं है, कुछ जी होता नहीं बिल्कुल है। तो बिल्कुल। इससे अच्छा है कि बैठ कर बात होनी चाहिए। तो बस ये एक उम्मीद के साथ हमने इस फॉर्मेट को बनाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी माजिद भाई शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत ऐसे शुक्रिया। आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये माजिद हैदरी साहब थे, बहुत वेटरन, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और काफी न्यूट्रल और बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं, एनालिस्ट हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मामलों को लेकर। इनसे हमने जो है आपको आज, और उनको, आपको दोनों को एक दूसरे को मुखातिब करवाया था। और उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो बात की राहुल गांधी साहब की भारत जोड़ो यात्रा से लेके, ये अभी जो कश्मीर की जो अंदर की स्थिति है, लोगों का सेंटिमेंट क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ये सब चीजों को लेकर हमने आज आप तक जो है वहाँ की हकीकत है वो पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी, आप तक पहुंची होगी। और साथ में हम हमेशा ये गुजारिश करते रहते हैं, आज भी कर देते हैं, इस कार्यक्रम को अगर आप अच्छा लगता है तो पार्टिसिपेट कीजिए, आपका कमेंट दीजिएगा हमको, लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब करें और करवाएं। और हो सके तो जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी हमारी बात जो है वो पहुंचा सके। तो अब रात हो चुकी है, तो आप सबको शुभ रात्रि करने का समय है। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।